Good morning to all of you. Sit down, guys. चलिए आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़े हम लोग जिसका नाम है जीके जीएस। ये आपको काम आएगा, जनरल नॉलेज है, जनरल साइंस है, इसमें इंक्लूड है। और ये अगर आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपको बहुत ही प्रॉफिट पहुंचाएगा, फायदा पहुंचाएगा। इसीलिए ध्यान होना चाहिए किधर, बोर्ड की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन बताएंगे और कुछ क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे, तो आपको एकदम माइंड कंसंट्रेट करके समझिएगा। अभी लिखना छोड़ दीजिए, अभी बोर्ड की तरफ समझिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि ओजोन का लगभग कितना प्रतिशत 95% हिस्सा कहाँ पाया जाता है। तो आप लोग सबसे पहले ये जान लीजिए कि ओजोन जो है उसका फॉर्मूला होता है O3। पहला ही क्वेश्चन ये पूछता है कि ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, उसका संकेत क्या होता है। तो ओजोन का सिंबल होता है O3। O में जब आप 3 लगा दीजिएगा तो ओजोन बन जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन में जब आप ऑक्सीजन का 3 अणु मिल जाता है ना तो एक ओजोन का निर्माण करता है, तो इसीलिए O3 इसको कहते हैं। और इसका 95% हिस्सा किस मंडल में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कहने का मतलब क्या है कि किस मंडल में पाया जाता है। तो ये समताप मंडल में पाया जाता है। कौन से मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल में। और समताप मंडल को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन का 95% हिस्सा समताप मंडल में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। और इसी के कारण, इसी ओजोन के कारण सूर्य से जो आने वाला अल्ट्रावायलेट रेज है, पैराबैग्निक रेज जिसको हम लोग कहते हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत ही हार्मफुल रेज होता है, जिसके कारण स्किन कैंसर हो सकता है। प्लांट में जो आपका फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो समाप्त हो जाएगा, प्लांट में भी इफेक्ट डालता है उसके फोटोसिंथेसिस पे। और ह्यूमन में स्किन कैंसर जैसी भयानक बीमारी होती है, किससे, तो सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से। तो ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है ना, इसको ओजोन अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है और पृथ्वी तक नहीं आने देता है। तो ये जो आपको हम बताया पहला क्वेश्चन कि ओजोन का लगभग 95% हिस्सा कहाँ पाया जाता है, बार बार एग्जाम में पूछता है, आप देख लीजिएगा उल्टा के एग्जाम वाला। तो इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत मिलता है ये क्वेश्चन। तो ये आपको समताप मंडल में यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, इवन आप ये कह सकते हैं कि 7 क्वेश्चन बताए ना, ये सातों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ये जानिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को, वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है, तो वो मीजोस्फीयर, बीच वाला जो मध्य परत होता है ना वायुमंडल में। आप जानते होंगे कि वो जो क्षोभ मंडल, ठीक है, 5 लेयर्स में जो है डिवाइड होता है, तो उसमें जो समताप मध्य मंडल मीजोस्फीयर, उसका तापमान सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि किस परत का तापमान सबसे कम होता है, तो मीजोस्फीयर का तापमान सबसे कम होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। फेफड़े का कैंसर, लंग्स कैंसर जो होता है, लंग्स कैंसर होने का क्या कारण है। तो फेफड़े का कैंसर होने का कारण है पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। लंग्स कैंसर किससे होता है, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के कारण क्या हो जाता है, लंग्स कैंसर हो जाता है। फिर से हम लोग सांस लेते हैं ना, ये गैसेस एक्सचेंज करने का काम यहीं से होता है लंग्स में। जब हम लोग ऑक्सीजन जो है वहां से ले लेते हैं और ऑक्सीजन पूरे ब्लड के माध्यम, ब्लड के हीमोग्लोबिन के माध्यम से जो है ऑक्सीजन पूरे सेल्स में चला आता है और पूरे सेल्स का कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर ब्लड के माध्यम से ही लंग्स तक पहुंचता है, ठीक है ना, इम्प्योर ब्लड जिसको हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे बताया थे आपको कि लंग्स का कैंसर किसके कारण होता है, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग, देखते हैं। 4 कहता है कि मॉन्ट्रियल समझौते के तहत किस वर्ष तक CFC को समाप्त करने की शुरुआत की गई। तो सबसे पहले हम लोग CFC जान लेते हैं। CFC क्या होता है, CFC को कहते हैं हम लोग क्लोरोकार्बन। C से क्लोरो हो गया, F से क्लोरो हो गया, C से कार्बन हो गया। CFC का भी कभी छोटा मोटा एग्जाम में पूछ देता है, तो आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। या आप लोग याद रखेंगे तो जीके जीएस का जब डिबेट होता है तो आप लोग उसमें पूछ सकते हैं एक दूसरे को कि CFC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरो और कार्बन। तो ये जो होता है ना, मॉन्ट्रियल समझौता के तहत CFC को समाप्त करने की जो शुरुआत की गई थी
वो 1993 में की गई थी, 1993 में। 1993 में मॉन्ट्रियल नाम का एक जगह था, वहीं पे समझौता हुआ। पूरे विश्व के व्यक्ति आए थे, पूरे विश्व के व्यक्ति नहीं, पूरे विश्व के पूरे देश के प्रतिनिधि आए थे उसमें, और प्रतिनिधि आकर के जो है ये बात इस पे समझौता किए, मॉन्ट्रियल समझौता के तहत 1993 में ये समझौता किए थे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है, इसीलिए इसको कम किया जाए। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन किससे किससे निकलता है ये भी पूछ देता है। तो जितना भी शीत प्रदक यंत्र होता है ना, जिससे शीत मतलब ठंडा जो कहता है, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया आपका, फ्रिज सब रेफ्रिजरेटर जिसको कहते हैं हम लोग, उसमें जो शीतलता आती है, उसमें जो ठंडापन आता है, आप जब फ्रिज खोल के देखिएगा ना, हालांकि हम लोग बोलचाल की भाषा में फ्रिज कहते हैं, लेकिन उसको कहना चाहिए रेफ्रिजरेटर। फ्रिज तो उसका ऊपर वाला पार्ट होता है, फ्रिज मतलब होता है ठंडा करना, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर को जैसे ही आप खोलिएगा तो उससे गैस निकलेगा, देखिएगा गैस निकलता हुआ, तो वो CFC गैस है। इसके अलावा जो है आपका वो जो क्या कहते हैं इसको, जो ठंडा करने का काम करता है रूम सबको, फिर नहीं रूम सबको ठंडा करता है ना, AC। गुड, बहुत अच्छा। AC में भी जो होता है CFC यूज किया जाता है। इसके अलावा जो भी झाग वाला साबुन होगा, झाग वाला दाढ़ी सेव करने वाला ये सब होगा, जो भी झाग वाला साबुन होगा, उसमें भी CFC कहीं ना कहीं यूज होता है। तो ये CFC क्या कहता है ना, ओजोन के परत को क्षय करने का काम करता है, ओजोन के परत को नष्ट कर देता है, और साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाता है। तो मॉन्ट्रियल समझौता के तहत 1993 में बहुत सारे देश के प्रतिनिधि इस बात पे हम बात करेंगे कि CFC को जो है कम से कम करना है, जल्द से जल्द इसको समाप्त कर देना है, इसका वैकल्पिक व्यवस्था लाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 कहता है कि सलीम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। तो सलीम पक्षी अभ्यारण्य याद है ना, सलीम पक्षी अभ्यारण्य गोवा में। कहाँ पे है, गोवा में। आप लोग एक गाना सुने होंगे, गोवा वाले बीच पे, और क्या क्या होता है पता नहीं, तो वो सलीम पक्षी अभ्यारण्य याद रखिएगा। अच्छा, सलीम नाम का लड़का था, गोवा वाले बीच पे गया था। तो सलीम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, गोवा में। सलीम नाम का एक लड़का था, कहाँ गया था, गोवा में बीच पे गया था एंजॉय करने के लिए, ठीक है। तो सलीम पक्षी अभ्यारण्य से याद हो जाएगा आप लोगों को, सलीम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है, गोवा में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, जिसको IUCN कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है, स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का मुख्यालय। प्रकृति को कैसे संरक्षण किया जाए, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसको कैसे बचाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, उसका मुख्यालय कहाँ पे, तो उसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के बारे में हम आप लोगों को कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देते हैं। स्विट्जरलैंड के जितने भी बैंक होते हैं ना, उसी बैंक को स्विस बैंक कहा जाता है। और स्विस बैंक ऐसा बैंक है जहां से आप जो है किसी दूसरे व्यक्ति के खाता का डिटेल्स नहीं निकाल सकते हैं। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि अधिकांश काला धन जो होता है, काला धन, ब्लैक मनी, ये कहाँ पे आदमी जमा करता है, जिसके जो पूंजीपति होते हैं, जो काला धन ज्यादा पूंजीपति नहीं, जिसके पास काला धन है, ब्लैक मनी है, जो इधर उधर से पैसा कमाए हैं, डुप्लीकेट मतलब वे में, गलत वे में अपना करके पैसा कमाए हैं, वो अधिकांश पैसा अपना कहाँ जमा करते हैं, तो स्विस बैंक में जमा करते हैं। और स्विस बैंक किसको कहते हैं, स्विस बैंक कहाँ होगा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है ना। और ये स्विट्जरलैंड कहाँ पे हम बताए थे, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का मुख्यालय जो है आपका स्विट्जरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 और आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको इकोसिस्टम इंग्लिश में कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। इसमें ऊर्जा के प्रवाह का 10% नियम जो है किसके द्वारा दिया गया, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह का 10% का जो नियम है वो लिंडमैन नाम के व्यक्ति के द्वारा दिया गया। देखिए इसको आप इजी वे में याद कर लीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम लिंडमैन के द्वारा दिया गया। लिंडमैन याद कर लेंगे, मैन मतलब आदमी होता है, ठीक है, इनके नाम के लास्ट में लगा हुआ लिंड याद करिए, लिंडमैन हो जाएगा। और क्या दिए थे इन्होंने, तो इन्होंने ना 10% का नियम किया था। ये 10% का नियम क्या है, तो 10% के नियम के अनुसार से जो भी
सनलाइट का एनर्जी होता है, जिसको हम लोग सोलर एनर्जी कहते हैं, सूरज के प्रकाश का एनर्जी, उसको लेता है कौन? प्लांट लेता है, ठीक है। और प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाता है। इसीलिए पौधा क्या होता है? ऑटोट्रॉफ होता है, स्वपोषी होता है। स्वपोषी पौधे जितने भी होते हैं, मतलब पौधे जो भी है स्वपोषी होते हैं, इसलिए क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। और किस माध्यम से बनाते हैं? तो फोटोसिंथेसिस के मेथड से बनाते हैं। तो ये पौधे जो है एनर्जी को ले लिए अपना भोजन बनाए, इसीलिए प्लांट को कहा जाता है प्रोड्यूसर। ये भी क्वेश्चन आप याद कीजिएगा, प्लांट को क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादक, ठीक है ना, प्लांट को कहते हैं। तो ये उत्पादक से जो है प्राइमरी कंज्यूमर जो लेते हैं, यानी प्लांट पे जिस प्लांट को जो खाते हैं, प्लांट को खाने वाला हो गया आपको, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गई, तो ये इसको कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। तो प्लांट का जितना एनर्जी बना, मान के चलिए प्लांट के बॉडी में 100% एनर्जी बना, तो इस 100% की एनर्जी का 10% एनर्जी जो है किसमें जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता में जाएगा। और प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाता है सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे गाय भैंस बकरी को बाघ खा सकता है, ठीक है, तो उस सेकेंडरी कंज्यूमर में फिर 10% एनर्जी ही जाएगा, टोटल एनर्जी नहीं जाता है। कितना एनर्जी जाता है? मात्र 10%। और जो टॉप कंज्यूमर होते हैं उनको एनर्जी का सबसे कम मात्रा मिलता है, टॉप कंज्यूमर को, ठीक है। अधिकांश मांसाहारी जीव जो होते हैं वो टॉप कंज्यूमर में आते हैं, टॉप कंज्यूमर जो होते हैं। तो किसी दिन जब हम आपको इकोसिस्टम वाला क्लास पढ़ाएंगे तब उसमें आपको प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर और साथ ही साथ जो है डिकम्पोजर्स, अपघटक जो होता है बैक्टीरिया और फंजाई, उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो आज जो है आप लोगों ने ये 7 क्वेश्चन देख लिया, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए तब तक, और स्क्रीनशॉट लेकर के इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।